हेलो स्टूडेंट, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। हमने यहाँ पे ढेर सारे वीडियो डेवलप किए हैं फॉर द अपकमिंग नीट एग्जामिनेशन। सो अगर आपको ये वीडियो अच्छे लगे तो प्लीज़ लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और यू कैन ऑल्सो कमेंट अगर किसी तरह की क्वेरी आपके मन में जनरेट हो रही हो। सो स्टार्ट करते हैं वन ऑफ द वाइटल चैप्टर से, दैट इज द सेल स्ट्रक्चर एंड फंक्शन। सो एनसीईआरटी में अगर आप इस चैप्टर को बिगिन करते हैं तो फर्स्ट चैप्टर पे प्रोफेसर रामचंद्रन के बारे में काफ़ी बात की गई है। सो प्रोफेसर रामचंद्रन इज वन ऑफ द पॉनियर साइंटिस्ट इन द स्ट्रक्चरल बायोलॉजी। सो देखा जाए कि इनका कंट्रीब्यूशन ओवरऑल क्या है और एनसीईआरटी में क्या मेंशन है। सो देखा जाए, मैं इनके कंट्रीब्यूशंस को रिकलेक्ट कर दे रहा हूँ आपके लिए, जो आपके एग्जाम के लिए बेहतर होगा। सो देखा जाए कि जो भी हाइलाइटेड पॉइंट्स हैं, तो फर्स्ट हाइलाइटेड पॉइंट अगर आप देखें तो इसमें बात की गई है कि रामचंद्रन ने ट्रिपल हेलिकल्स मॉडल कोलाजन का जो है डिस्कवर्ड किया और इसे नेचर में पब्लिश किया। सेकंड, मीनवाइल इस कोलाजन के डिस्कवरी के दरमियान उन्होंने एक रामचंद्रन प्लॉट टेक्निक जो है उन्होंने डेवलप की। ये एक ऐसा टेक्निक है जिसके थ्रू प्रोटीन के स्ट्रक्चर, उनके 3D स्ट्रक्चर को डिटरमाइन किया जाता है। ओके, नाउ नेक्स्ट स्टेटमेंट जो काफ़ी फ्रूटफुल होगा आपके लिए वो ये है कि रामचंद्रन ने लीनियस पॉलिंग के साथ वर्क किया और उन्होंने प्रोटीन के सेकेंडरी स्ट्रक्चर अल्फा हेलिक्स और बीटा शीट स्ट्रक्चर के ओवरऑल कॉन्फ़िगरेशन के बारे में बात की और इन कॉन्फ़िगरेशन के साथ साथ उन्होंने कोलाजन की डिस्कवरी की। सो देखा जाए, कोलाजन की डिस्कवरी, रामचंद्रन प्लॉट और सेकेंडरी स्ट्रक्चर लाइक अल्फा हेलिक्स बीटा स्ट्रक्चर डिटर्मिनेशन, ये तीन मेजर वर्क जो हैं वो रामचंद्रन के रहे। नाउ नेक्स्ट पेज पे चलें। नेक्स्ट पेज पे सेल के बारे में इंट्रोडक्शन की बात की जाती है। सो देखा जाए, सेल द यूनिट ऑफ लाइफ। सेल के बारे में यहाँ बात ये की गई है कि जितने भी ऑर्गेनिज्म हैं वो सेल से ही कंपोज्ड होते हैं, या यूं कहें कि वन ऑफ द कैरेक्टरिस्टिक फीचर ऑफ द लिविंग ऑर्गेनिज्म इज इट्स बॉडी बिल्डिंग यूनिट इज एक्चुअली सेल। सो देखा जाए कि चाहे वो सिंगल सेल ऑर्गेनिज्म हो या मल्टी सेलर ऑर्गेनिज्म हो, उनका अल्टीमेट यूनिट स्ट्रक्चर, बेसिक यूनिट स्ट्रक्चर जो है वो हमेशा सेल ही होगा। नाउ नेक्स्ट हेडिंग देखें, व्हाट इज सेल। सो इसमें सेल को डिफाइन करने की कोशिश की गई है। सो अगर आप देखें तो जो हाइलाइटेड पॉइंट है वो ये बोलता है कि वेदर इट इज यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म और सेल, they have a two fundamental property, that is the its independent existence, and the second one that is the performing the all essential functions of the life। कहने का मतलब इंडिपेंडेंट एग्जिस्टेंस रखेंगे, अकेला वो सारी वो एक्टिविटी कर सकते हैं जो एक लाइफ को रखने के लिए जरूरी है। ओके, सो नाउ डिस्कवरी पे बात करें तो सेल की डिस्कवरी रॉबर्ट हुक ने करी, लेकिन एक्चुअली उन्होंने एक नॉन लिविंग स्ट्रक्चर को देखा था। तो एक्चुअली लाइव सेल को देखने का जो ऑनर्ड मिला वो एंटवन लुइन हॉक को मिला। उन्होंने सेल्फ इन्वेंटेड माइक्रोस्कोप से फर्स्ट टाइम लाइव सेल्स देखा और उन्हें टर्म दिया एनिमल कुली। एनीवे, नेक्स्ट देखिए, जैसे जैसे माइक्रोस्कोप का रिजोल्यूशन पावर बढ़ा, उनकी कैपेसिटी, रिजॉल्विंग कैपेसिटी बढ़ती चली गई, वैसे वैसे सब सेलुलर स्ट्रक्चर भी साइंटिस्ट ने एग्जामिन करे। So one of the pioneer scientist of cytobiology, that is the Robert Brown, उन्होंने न्यूक्लियस डिस्कवर्ड किया और इस तरीके से जिस तरह माइक्रोस्कोप और इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप जैसे जैसे डेवलप होते चले गए, वैसे वैसे सेल की इन डिटेल स्टडी, सब सेलुलर स्टडी होना शुरू हो गया। ओके, लेकिन ओवरऑल एक ब्रॉड व्यू, या यूं कहें कि सेल को ओवरऑल इंट्रोड्यूस करने का जो ऑनर्ड मिला वो दो साइंटिस्ट सेल्डन और स्वान को मिला, क्योंकि इन दोनों ने मिलकर जो है सेल थ्योरी प्रपोज किया। सो नाउ सी, इन सेल थ्योरी दो बड़े साइंटिस्ट, दो साइंटिस्ट जिनका कंट्रीब्यूशंस रहा वो थे सेल्डन, जर्मन बॉटनिस्ट। अब देखा जाए कि मैंने कुछ ऐसे टर्मिनोलॉजी को भी हाईलाइट किया है जो शायद रेस रेलिवेंट है, जर्मन बॉटनिस्ट, लेकिन चूंकि एनसीईआरटी आज
क्योंकि नीट जो है वो एनसीईआरटी पे फोकस हो गया है, तो कुछ कुछ लेस रेलिवेंट इंफॉर्मेशंस भी जो है वो कभी कभी क्वेश्चन के फॉर्म में आ जाते हैं। सो याद रखें, सेल्डन जर्मन बॉटनिस्ट, ही एक्चुअली एग्जामिन्ड वैरायटी ऑफ द प्लांट सेल्स। ओके, और उन्होंने बोला कि प्लांट के जो टिश्यू हैं वो सभी सेल्स के बने हुए जो एक यूनिट स्ट्रक्चर्ड है। मीनवाइल थियोडर शॉन जो थे ब्रिटिश जूलॉजिस्ट, उन्होंने मेनली वर्क एनिमल सेल पे करा, और एनिमल सेल पे वर्क करते उन्होंने कहा कि जितने भी एनिमल सेल हैं उनकी आउटर मोस्ट बाउंड्री एक थिन स्ट्रक्चर्ड की बनी हुई है, जिसे उन्होंने प्लाज्मा मेम्ब्रेन का टर्म दिया। सो यूं कहें कि एक हिडन इंफॉर्मेशन अगर आप देखें तो हु इज एक्चुअली डिस्कवरर ऑफ द प्लाज्मा मेम्ब्रेन, सो दैट इज द शॉन। शॉन एनिमल सेल पे तो वर्क करा ही, उसके साथ साथ उन्होंने प्लांट सेल पे भी उन्होंने वर्क किया, और उन्होंने ये कहा कि प्लांट सेल की आउटर मोस्ट बाउंड्री सेल वॉल है रेदर देन दी प्लाज्मा मेम्ब्रेन। सो अगेन हु इज एक्चुअली डिस्कवरर ऑफ द सेल वॉल, दैट इज द शॉन। नाउ अल्टीमेटली शॉन ने अपने वर्क को कंपाइल अप करते हुए उन्होंने एक हाइपोथेसिस दी कि all plant and animal body is composed of the cells and the cells product. Now, ये ओवरऑल सेल थ्योरी की बात हुई, लेकिन सेल्डन और शॉन ने जो थ्योरी प्रपोज की, फॉर्मुलेट की, वो थ्योरी का एक ड्रॉबैक ये रहा कि उन्होंने किसी भी तरीके से ये डिस्क्राइब नहीं करा कि सेल आखिर एपियर्ड कैसे होते हैं, प्रोड्यूस कैसे, जनरेट कैसे करते हैं। सो रुडोल्फ वर्चू, the third scientist who has some contribution in the cell theory, रुडोल्फ वर्चू ने बोला omnis cellulae cellula, एक लैटिन स्टेटमेंट, और इस लैटिन स्टेटमेंट का जो इंग्लिश ट्रांसलेशन है वो है all cell are arises from pre-existing cells। सो अगर आप देखें तो सेल थ्योरी का ये 3 सेंट्रल स्टेटमेंट या कहें कि कंक्लूसिव रिमार्क ये रहा, all cells, all living organisms are composed of cells and cells product. Second, all cells arises from pre-existing cells, and the third, cell is the structure and function unit of life. Now, अब देखें कि आज के डेट में अगर हम लोग एक सेल को ओवरव्यू करना चाहें, एग्जामिन करना चाहें, तो किस तरीके से करते हैं। सो देखा जाए कि अगर आप लेबोरेटरी में जाते हैं और अगर आप सेल को एग्जामिन करना चाहेंगे तो वन ऑफ द बेस्ट स्पेसिमेन, बेस्ट मटेरियल फॉर द माइक्रोस्कोपिक स्टडी ऑफ द सेल इज ओनियन पिल और द ह्यूमन चिक सेल। सो सी अगेन यहाँ एक इंफॉर्मेशन है कि विच इज द बेस्ट स्पेसिमेन फॉर द साइटोलॉजिकल स्टडी, दैट इज द ओनियन पिल एंड ह्यूमन चिक। ना अगर आप ह्यूमन चिक या ओनियन पिल सेल्स को अगर आप माइक्रोस्कोपिक स्टडी देखते हैं तो सेल के इनसाइड आपको एक डेंस मेम्ब्रेन बाउंड प्रोमिनेंट स्ट्रक्चर देखने को मिलेगा, दैट इज एक्चुअली न्यूक्लियस। न्यूक्लियस इज एक्चुअली द मेम्ब्रेन बाउंड स्ट्रक्चर which contain the chromosome, and this chromosome is nothing but it is actually the site where the genetic material, that is the DNA, is present. सो डीएनए क्रोमोसोम के अंदर, और क्रोमोसोम कहाँ, न्यूक्लियस के अंदर, न्यूक्लियस कहाँ, सेल के इनसाइड। नाउ देखा ये गया कि जब सेल्स की एग्जामिन की जाने लगी, वैरायटी ऑफ सेल्स की, तो 2 डिफरेंट टाइप ऑफ सेल्स देखने को मिले। कुछ ऐसे सेल्स जिनमें ये डेंस मेम्ब्रेन बाउंड न्यूक्लियस प्रेजेंट था, और कुछ ऐसे भी सेल्स देखने को मिले जिसमें डेंस मेम्ब्रेन बाउंड न्यूक्लियस एब्सेंट था। सो अल्टीमेटली साइंटिस्ट ने ऑन द बेसिस ऑफ द स्ट्रक्चर ऑफ द न्यूक्लियस सेल्स को 2 मेजर ग्रुप में कैटेगराइज किया। जिन सेल्स के पास वेल डेवलप्ड न्यूक्लियस हैं उन्हें यूकैरियोटिक सेल्स, ट्रू कैरियन मींस न्यूक्लियस, सो ट्रू न्यूक्लियस कंटेनिंग सेल्स आर नोन एज यूकैरियोटिक सेल। लेकिन जिनमें ये वेल डेवलप्ड न्यूक्लियस नहीं है, मेम्ब्रेन बाउंड न्यूक्लियस नहीं है, उन्हें प्रोकैरियोटिक सेल बोला, प्रो इनिशियल कैरियन न्यूक्लियस। सो इनिशियल न्यूक्लियस कंटेनिंग सेल्स आर नोन एज
प्रोकैरियोटिक सेल्स। ना देखा जाए कि न्यूक्लियस के अलावा अगर सेल्स में देखें तो दूसरा जो मेजर एरिया है that is occupied by the colloidal fluid that is known as the cytoplasm. Okay, so न्यूक्लियस में दो प्रोमिनेंट पार्ट आपको देखने को मिलेंगे, साइटोप्लाज्म, न्यूक्लियस. Now the cytoplasm is actually the colloidal solution which is the main arena of the cellular activities in all kind of cells. So ये बोला जाता है कि सेल का जो लिविंग स्टेट है उसे रिप्रेजेंट कौन करता है, दैट इज द साइटोप्लाज्म, क्योंकि यही सारे वो मेटाबॉलिक एक्टिविटी एग्जीक्यूट होते हैं जो सेल को लाइव रहने के लिए जरूरी होता है. नाउ अगेन प्रोकैरियोटिक यूकैरियोटिक साइटोप्लाज्मिक लेवल पे क्या डिफरेंस होंगे. यूकैरियोटिक साइटोप्लाज्म के अंदर आपको बहुत सारे मेम्ब्रेन बाउंड न्यूक्लियस देखने को मिलेंगे, सिंगल मेम्ब्रेन बाउंड, डबल मेम्ब्रेन बाउंड, like the endoplasmic reticulum, Golgi complex, lysosome, they are the single membrane bound. Mitochondria, plastid, they are double membrane bound. So membrane bound subcellular structure is again one of the characteristic of the eukaryotic cell which is absent in prokaryotic cell system. Now next difference अगर आप देखें प्रोकैरियोट्स और यूकैरियोट्स के बीच तो वो राइबोसोम के लेवल पे होगा. Although ribosome is actually the non-membrane bound cell organelles which is present in both eukaryotic and prokaryotic cell, but there are certain difference in the prokaryotic ribosome and the eukaryotic ribosome. राइबोसोम के बारे में डिटेल स्टडी कुछ लेक्चर्स के बाद आपको देखने को मिलेंगे, लेकिन यहाँ पे राइबोसोम के पोजीशन को लेकर प्रोकैरियोट्स और यूकैरियोट्स को डिमार्क किया गया है. सो सी इन केस ऑफ द प्रोकैरियोटिक सिस्टम राइबोसोम प्रेजेंट ओनली इन साइटोप्लाज्म. However, in case of the eukaryotic system, ribosome not only present in the cytoplasm, it also present inside the subcellular structure, some cell organelles like the chloroplast and mitochondria, even on the surface of the rough endoplasmic reticulum. So देखें प्रोकैरियोट्स में राइबोसोम सिर्फ साइटोप्लाज्म में, यूकैरियोटिक में राइबोसोम साइटोप्लाज्म में भी होगा, even inside the mitochondria and plastid and on the surface of the RER. Now हम लोग ओवरऑल सेल के बारे में स्टडी कर रहे हैं, तो फिर एनिमल सेल के बारे में, राइबोसोम के बारे में बात की कि वो एक नॉन मेम्ब्रेन बाउंड सेल ऑर्गेनेल्स है. एनिमल सेल सिस्टम में एक नॉन मेम्ब्रेन बाउंड सेल ऑर्गेनेल्स देखने को मिलेगा, दैट इज द सेंट्रियोल और द सेंट्रोसोम which is precisely work on the cell division. Now next जो सब टॉपिक है वो है सेल का स्ट्रक्चर और उसके शेप साइज के बीच का इंटर रिलेशनशिप. सो नाउ सी सेल का जो शेप साइज है, उनकी एक्टिविटी है वो हाईली वेरिएबल्स है. हम लोग के बॉडी में डिफरेंट काइंड ऑफ सेल्स हैं, वो डिफरेंट एक्टिविटी परफॉर्म करते हैं. प्लांट सेल के अंदर डिफरेंट काइंड ऑफ सेल्स हैं, डिफरेंट एक्टिविटी परफॉर्म करते हैं, उनके शेप साइज भी वेरिएबल होते हैं. सो नाउ सी साइज के बेसिस पे बात करें तो माइक्रोस्कोपिक साइज ही है इनका, लेकिन जो बैक्टीरियल सिस्टम है, जो यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म है, उनके सेल के साइज कंपैरेटिवली स्मॉल होते हैं. जैसे अगर आप देखें तो बैक्टीरियल सिस्टम का साइज in range between 3 to 5 micrometer, and the smallest cell is actually the mycoplasma. It is again the bacteria which is having the range of 0.3 micrometer. Smallest size ये हुआ. अगर smallest की बात करते हैं तो largest वो एगस्ट्रिच, ये तो आप जानते हो. यही आपके दिमाग में एक क्यूरी आनी चाहिए कि which is the largest cell.
in human, which is the smallest cell in human. So इस तरीके से आप जब भी आप किसी चीज को स्टडी करते हैं तो उसके आसपास के कुछ इंफॉर्मेशंस को गैदर्ड करने की कोशिश कीजिए, ब्रेन ओपन रखिए आप. ओके, नाउ सी लास्ट और कंक्लूसिव स्टेटमेंट जो अगर आप देखें इस सब टॉपिक का, कि द शेप ऑफ द सेल्स वेरी विद द फंक्शन दे परफॉर्म. ये कंक्लूसिव रिमार्क है इस सब टॉपिक का कि जो भी सेल्स हैं उनका जो शेप है, साइज है, कहीं ना कहीं वो उनके फंक्शन एफिशिएंसी को बूस्ट करता है. किसी सेल का साइज अगर सपोज मानिए कि वो सिलिंड्रिकल शेप का, तो वो उसी शेप में सबसे बेहतर फंक्शन परफॉर्म कर सकता है. आरबीसी बाइकनकेव है क्योंकि वो उसी स्टेट में सबसे बेहतर फंक्शन परफॉर्म कर सकता है. ओके, सो आप आपके लिए ये क्वेश्चन राइज अप होता है कि सपोज मानिए कि नर्व सेल्स हैं तो वो फाइब्रस क्यों है, ब्रांच्ड क्यों है. ओके, सो दैट इज द ओवरऑल दिस video. Okay, so thank you.